तस्वीरें आ रही है इटली से, जहां पर G7 देशों का जमावड़ा लगा है, लेकिन वहां पर ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर एक चेहरा है जो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद एक आउटरीच देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचे हुए हैं इटली, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं और लगातार आज दिन भर तस्वीरें देखने को मिली जब मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और बहुत गर्मजोशी के साथ राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता, जिससे बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने उम्मीद रखी है। और उम्मीद इस लिहाज से क्योंकि G7 देश में मेंबर ना होने के बावजूद एक आउटरीच देश के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है और इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इटली दौरा, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक की, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। इन अलग अलग मुलाकातों का जिक्र क्योंकि ज़ेलेंस्की के साथ जहां पर G7 का बैनर लगा था, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब उनसे मिले तो उनको गले भी लगाया। ये तस्वीर देखिए। इसके साथ ही ऋषि सुनक से भी जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, उनको गले लगाते हुए इमैनुअल मैक्रों के साथ भी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की यह मुलाकात अपने आप में बहुत संदेश देती है। इसके मायने बड़े हैं क्योंकि G7 देशों के इस समिट में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए। आइए आज इसी पर करेंगे बात क्योंकि G7 में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी दुनिया को एक बड़ा संदेश देती है और इसके मायने क्या हैं। रोबिंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आलोक बंसल जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आउटरीच देश होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इटली में G7 समिट के दौरान, और वो भी G20 की अध्यक्षता के बाद, जब ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर भारत एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर जो वो कहता है वो पूरी दुनिया सुनती है। ऐसे में इटली में प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद होना दुनिया को क्या संकेत और संदेश देता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का इस समय G7 समिट में शामिल होना पहली चीज तो दुनिया को ये दिखलाता है कि भारत का महत्व क्या है। विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी टर्म में ये दिखला रहा है कि भारत किस कदर शक्तिशाली हो गया है कि G7 जो दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह है वो बिना भारत के अधूरा है। और जिस विश्वास के साथ और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके से उन्होंने ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की और अन्य विश्व के नेताओं से मुलाकात की, वो दर्शाता है कि एक पर्सनल केमिस्ट्री जो प्रधानमंत्री ने बना ली है वो दुनिया के नेताओं के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से वो ज़ेलेंस्की से मिले, मुझे लगता है कि आगे चलकर भारत एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, शायद ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है इसको रोकने के लिए। और एक विश्व नेता जो है ही प्रधानमंत्री मोदी, शायद आगे चलकर आने वाले दशकों के लिए भी एक शांति के दूत के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हो जाएं, अगर वो इस तरीके की कोई शांति समझौता या कुछ करने में सफल होते हैं। पर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना ये दर्शाता है कि भारत दुनिया के रंगमंच पर एक स्थायी सदस्य के रूप में उभर चुका है। और भले ही वो G7 का सदस्य ना हो, पर उसके बिना G7 की जो समारोह है, जो उसका जो G7 का जो अधिवेशन है वो अधूरा है अगर भारत नहीं है। और इसका ये महत्व है कि जब भी पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं जहां पे भी G7 का अधिवेशन होता है वहां प्रधानमंत्री मोदी को अवश्य बुलाया जाता है। और पिछले कुछ वक्त में जो धारणा बदली है रोबिंदर सचदेव सर, क्योंकि अगर मैं इन G7 देशों की बात करूं, ये वो G7 देश है जो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मानते, समझते और बताते रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले लेने में इनको लगता है कि यही 7 देश है जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर मौजूद होना, इसके साथ ही जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर वहां पर पहुंचना, वो भी तब जब वो प्रधानमंत्री चुने भी नहीं गए थे, उससे पहले ही वो इनविटेशन उनके पास आ गया था। ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर भारत की मौजूदगी
पूरे एशियन देशों के लिए एक कितना बड़ा मैसेज देता है कि उनकी बात भी कही जा रही है एक ऐसे मंच पर जहां पर मौजूद वो G7 देश हैं जो अपने आप को सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण मानते रहे हैं। सॉरी, हाँ, ये जो आज की दुनिया है, एक तरह से आप इसे हमारे दर्शक एक पिरामिड की तरह से समझ सकते हैं। ये पिरामिड अब तितर बितर हो रहा है। वो जमाना जो पिरामिड के जो ऊपर 6-7 देश थे, वो दुनिया की इकोनॉमी और सारे रंग रूप को तय करते थे, वो जमाना बदल चुका है, बदल रहा है। ऐसे में ऑब्वियसली भारत खुद में भारी भरकम है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, 6 से 7% के रेट से। ऐसे में भारत का वहां प्रेजेंट होना एब्सोल्युटली लॉजिकल है, और इसके बिना G7 कहे क्या, दुनिया की इकोनॉमी इत्यादि इनकम्प्लीट है। सेकेंडली, ग्लोबल साउथ की जो आप बात करिए, एशिया की, देखिए 2 चीजें हैं। केवल यही नहीं कि भारत जिन मुद्दों को उठाता है वो ग्लोबल साउथ के लिए भी बेनिफिशियल और हमारे अपने देश के लिए भी, राइट। बट एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ के देश कह चुके हैं, फॉर्मली उन्होंने कहा, आपको याद हो पिछले साल जो एक समिट हुई थी फिजी में मेरे ख्याल से, जहां पर वहां के देशों ने कहा था, आइलैंड देशों ने, कि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करे। उसके बाद भारत ने यहाँ जो G20 हुई उसमें भी हमने कहा कि हम जो मुद्दे रख रहे हैं ये केवल हम G20 के मुद्दे ही नहीं हैं, ये जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं उनको हम यहाँ ला करके भी पेश कर रहे हैं डिस्कशन के लिए। और अब G7 में भी तो इंडिया दोनों तरह से, एक तरह से कहे लॉजिकल है हमारी, जहां हम पहुंच गए हैं तो हम ग्लोबल साउथ की फ्रंट पे हैं, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ के देश खुद हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि हम उनके मुद्दे पिरामिड के ऊपर से ऊपर टॉप टियर पे लेके जाएं। तो ऑब्वियसली जब G7 में आज मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें भारत जो विचार रख रहा है वो केवल भारत के अपने विचार ही नहीं, जो इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के हम सबसे भारी भरकम देश एंड पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। परंतु हम जो विचार रख रहे हैं उन विचारों के साथ दुनिया का ग्लोबल साउथ 100, 125, 150 देश जो अपने को ग्लोबल साउथ में कह सकते हैं, लैटिन अमेरिका सारा, केवल एशिया ही क्यों, लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, हमने अफ्रीका के देशों को G20 में हासिल मेंबरशिप करी, तो उन सब देशों की भी जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भारत इस पटल पे रखता है। और देयरफॉर जो भारत कह रहा है और जिन सॉल्यूशंस के साथ हम एंगेज होते हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। एब्सोल्युटली सर। आलोक जी, मैं क्योंकि अभी तक की जो मुलाकातें प्रधानमंत्री की हुई हैं, फिर चाहे वो ऋषि सुनक के साथ हुई हो, इमानुएल मैक्रो के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, या फिर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई, इन तीनों देशों के कंसर्न में ज़रूर मैं एक एक टेक आपका लेना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आलोक बंसल जी, क्या आपकी नज़र उस मोटी रकम पर भी है जो पश्चिमी देश रूस की जब्त की गई प्रॉपर्टीज की यूक्रेन को इस दौरान देने वाले हैं? ये मेरा पूछने का मकसद इसीलिए है क्योंकि हर एक ऐसे मंच पर जहां ये तमाम देश बैठते हैं वहां से रूस को एक संदेश जाता है, और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच में यूक्रेन को कैसे सपोर्ट ये पश्चिमी देश कर रहे हैं, इसका भी एक बड़ा संदेश जाता है। क्या आपकी नजर उस 41 लाख करोड़ रुपए पर भी है जो ये पश्चिमी देश देने की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन को इस बीच? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये परोक्ष रूप से पश्चिमी देश रूस के साथ लड़ रहे हैं, और भारत ने अपनी स्थिति हमेशा स्पष्ट की है कि भारत इसमें निष्पक्ष है, और भारत किसी भी राष्ट्र का जो डिक्टेशन है वो इस बात पर लेना नहीं चाहता। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस तरीके से किसी अन्य राष्ट्र की प्रॉपर्टीज को जब्त कर दूसरे राष्ट्र को देना मेरे ख्याल से किसी भी वैश्विक कानून के अंतर्गत उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। और मेरा यह मानना है कि यूक्रेन भी अब ये मान चुका है और समझ चुका है कि इस तरीके से युद्ध के माध्यम से उसकी जीत नहीं होने वाली, और ना ही इस युद्ध का अंत होने वाला है। चाहे वो कितने भी दिनों तक ये युद्ध लड़ता रहे, इस युद्ध से किसी का भला नहीं होने। तो मेरे ख्याल से भारत के पास वो शक्ति है, भारत के पास वो क्षमता है कि भारत शायद इस युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ मध्यस्थता, कुछ कदम उठा सके। और प्रधानमंत्री की ज़ेलेंस्की से मुलाकात जो है ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी अन्य G7 के जो राष्ट्र हैं
वो अधिकतर उसको यही बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम युद्ध करते रहो। शायद प्रधानमंत्री उनको एक सही संदेश दे सकते हैं कि आप शांति की ओर बढ़ें, किस तरीके से कोई मध्यस्थता स्वीकार करें जिससे कि इस शांति का रास्ता आगे निकल सके। जहां तक सवाल ऋषि सुनाक से मुलाकात की है, तो ब्रिटेन और भारत के तो आप जानते हैं हमेशा से बहुत पुराने संबंध रहे हैं और हम एक जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसको अगले लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और उसमें सुनाक जो है चूंकि एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए उनके साथ तो एक विशेष संबंध है हमारा, और भारत की जनता जो है उनकी तरफ काफी हद तक देखती है। जहां तक सवाल फ्रांस का है, इंडिया ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जो अभी काफी समय से अटका हुआ है, हम उसको आगे ले जाना चाहेंगे और यही स्थिति हमारी यूके के साथ भी है। और फ्रांस और जर्मनी यूरोपियन यूनियन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो हम चाहेंगे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो काफी समय से अटका हुआ है, ये आगे बढ़े। और फ्रांस भारत के साथ हर समय रहा है, चाहे कोई भी मुसीबत आई हो, तो फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसके साथ भारत के विशेष संबंध रहे हैं। और काफी हद तक जब विश्व के अन्य राष्ट्रों से हमारे संबंध खराब भी हुए हैं, तो फ्रांस हमारे साथ है। जैसा कि मुझे याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किए थे और पूरे विश्व के हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ही हमारी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और फ्रांस ने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तो फ्रांस के साथ भी हमारे बहुत ही विशेष संबंध है और हम चाहेंगे कि ये संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो और फ्रांस के माध्यम से और हम जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्दी से जल्द हो जाए। बिल्कुल। साथ ही साथ फ्रांस, यूके हमारे भारत के जैसे ही आतंकवाद से प्रताड़ित राष्ट्र है और हम चाहेंगे कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी हम इन राष्ट्रों के साथ एक सहमति बन सके, क्योंकि पिछले कुछ समय में यूके के अंदर कई आतंकवादियों ने भारतीय दूतावास और भारतीय प्रॉपर्टीज के ऊपर हमले बोले हैं। और उसमें सर रिसेंटली इटली की भी घटना है, जहां पर जिस महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना था प्रधानमंत्री मोदी को, खालिस्तानी समर्थकों ने उसको भी खंडित कर दिया, उसको भी तोड़ दिया और उसको लेकर बाकायदा इटली की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं और हम चिंतित भी हैं इसको लेकर। देखिए, जहां तक सवाल महात्मा गांधी की विचारधारा का है और इन आतंकवादियों का है, तो दोनों की विचारधाराएं तो बिल्कुल मिलती ही नहीं। इन आतंकवादियों के लिए इससे ज्यादा बुरी क्या चीज हो सकती है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करें। तो इनकी खिसियाहट तो हम समझ सकते हैं। और इटली की जो नई सरकार है, मेरा ये मानना है कि वो इन आतंकवादियों को बख्शेगी नहीं और इनके खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। और आप देखिए, कुछ समय में इटली की सरकार जो कदम उठाएगी वो शायद मेरे ख्याल से अन्य राष्ट्रों के लिए भी रोल मॉडल हो जाएगा, यूके, कनाडा और अन्य राष्ट्र। जी बिल्कुल, और उनको भी देखना होगा क्योंकि वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं बीते कुछ दिनों में अलग अलग देशों में देखने को मिली हैं जो इस G7 का भी हिस्सा है। रविंद्र सचदेव, आपका टेक, क्योंकि इससे पहले मैंने उससे एक पैसे का जिक्र किया जो जब्त की गई संपत्ति से पश्चिमी देश देने की तैयारी यूक्रेन को कर रहे हैं और एक फाइनेंशियल सपोर्ट और अदरवाइज सपोर्ट ये पश्चिमी देश और पूरा नेटो देता रहा है लगातार यूक्रेन को भी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री की उनके साथ मुलाकात, बीते कुछ वक्त में प्रधानमंत्री की टेलीफोनिक कॉल्स जेलेंस्की के साथ जब वो बात करते हैं, इसके साथ पुतिन के साथ भी उनकी बातचीत होती है और बार बार इस बात को दोहराना क्योंकि हम युद्ध की नहीं बल्कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और हम बुद्ध की धरती हैं, ये संदेश बार बार गया है। पूरा का पूरा जो प्लानिट है वो एक है, वो एक परिवार के तौर पर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है। जाहिर है कि इस मुलाकात के दौरान मुमकिन है कि इस पर भी चर्चा जेलेंस्की के साथ हुई हो, इस युद्ध को लेकर कि कैसे इसको एक बैलेंसिंग तौर पर देखा जाए, क्योंकि भारत लगातार वही कोशिश भी करता रहा है डिस्पाइट ऑफ पश्चिमी देशों का प्रेशर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो आखिरी सेंटेंस कहा, इसमें और भी जहां मतलब और भी पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो पैसे की आप कर रहे हैं यूक्रेन की, बाय द वे ये जो G7 की समिट है इसका क्लियर कट फोकस है यूक्रेन सबसे बड़ा एक, तो इसमें हम एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेशर आएगा, अमेरिका से भी आएगा, यूरोपीय देशों से भी आएगा कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ाएं, हमारी कंपनीज जो रशिया के साथ बिजनेस करती है उनको रोका जाए, डिस्करेज करा जाए। तो ये प्रेशर्स आएंगे। अब डेफिनेटली यस, हम तो अपनी चाल चलेंगे हमारे जो इंटरेस्ट में है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेशर आएगा, आ रहा होगा विदाउट डाउट। सेकेंडली जो पैसे की बात है, यस, जैसे आलोक जी कह रहे थे, ये तो वॉर है,
आई मीन ये देखिए, इस सेंचुरी की जो वर्ल्ड वॉर है वो केवल जमीन और सोल्जर्स की नहीं है। इस सेंचुरी की वॉर तो आईटी डोमेन में है, आपकी साइबर में है, आपकी इकोनॉमिक वॉर है। आपने उस देश के 600 बिलियन में से आधे पैसे, जो सेंट्रल बैंक के करीब 300 बिलियन जो बाहर रखे हुए थे, वो पूरे के पूरे जब्त कर लिए। तो ये मतलब ये तो एक मल्टीपल लेवल्स की वॉर हो गई ना। अब जो बात है, ये कह रहे हैं कि वो जो पैसा पड़ा है उसको अभी ये बहुत ही एक्चुअली डेंजरस मोमेंट है, वक्त है वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए और भारत जैसे देशों को भी चौकन्ना रहने के लिए कि अगर आपके पैसे बाहर पड़े हों और खुदा ना खास्ते कोई ऐसा हो जाए तो क्या कुछ देश आपको स्विफ्ट से तो छोड़िए, आपके पैसे जब्त कर लेंगे रिजर्व बैंक के। तो अभी ये जा रहे हैं उस तरफ, बट व्हाट दे आर डूइंग इज, जो पैसा यूरोप में पड़ा है करीब 300 बिलियन में से 290 बिलियन तो यूरोप के ब्रसल्स के एक बैंक में पड़ा है, कुछ बैंक्स में, अमेरिका में थोड़ा है। उस पैसे का इंटरेस्ट भी तो आ रहा है ना भाई। अगर 300 बिलियन डॉलर पड़ा है, अगर आप 5% इंटरेस्ट भी मान लो तो 7-7.5 बिलियन डॉलर हर साल इकट्ठा हो रहा है इंटरेस्ट में। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो हम उसका मूल तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम एक तरह का गारंटी पैसा रखेंगे। तो अब ये जो देश कह रहे हैं कि हम 50 बिलियन यूक्रेन को पैसा देंगे, उसकी गारंटी ये लोग ले रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा हो गया है कि जो भी लेंडिंग करेगा, लेंडर भी तो अपने लिए कोई गारंटी मांगता है ना, तो जो लेंडर होंगी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो गारंटी मांगेंगे हम यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, क्या गारंटी है? तो उसकी गारंटी करी जा रही है। इस 300 बिलियन डॉलर का जो इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा हो गया करीब 15-20 बिलियन, राइट। तो ये बड़ा इनडायरेक्ट वे से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की आई थिंक लेजिटिमेसी को खतरा है आने वाले वक्त में, ये जो किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आलोक जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ मुलाकात बातचीत का सिलसिला अलग, लेकिन जब शाम को G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा की जानी है, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र और वहां पर चीन की स्ट्रैटेजी जो लगातार एक चैलेंजिंग पॉइंट बनी हुई है और जो कि एक कॉमन चैलेंज है इन G7 देशों के लिए भी। वहां से बातचीत से क्या निकलकर आने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, जहां तक सवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र का है, भारत की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि यहाँ एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो और जो भी राष्ट्र है, किसी पे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा रवैया ना होकर एक नियम हो, जिस नियम के अनुसार जो व्यापार है, जो नौ संचालन है वो हो, और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है जिसकी हम बात करते हैं, नौ संचालन की स्वतंत्रता, वो सभी को मिले। क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी नैरो स्ट्रेट्स हैं जिसके माध्यम से वैश्विक जो व्यापार है वो इसके माध्यम से जाता है, और जिस तरीके से चीन ने पिछले कुछ समय से जो एक आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, जहां उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स और उसके हिसाब से उसने पूरे साउथ चाइना सी को अपना एक अंदरूनी समुद्र घोषित किया है, वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरी बात नहीं है। और जहां तक G7 का प्रश्न है, मेरे ख्याल से अभी सारे G7 के राष्ट्र जो हैं इस बात को मानते हैं कि जो नेविगेशन की फ्रीडम है वो होनी चाहिए और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं उसका संचालन। ठीक है। और इसके साथ AI बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे आने वाली चुनौतियां वक्त में किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से AI का जिक्र कर चुके हैं और उसके सही इस्तेमाल का जिक्र कर चुके हैं ताकि उससे चैलेंजेस ना बढ़े।